और अब ये भी तय हो गया है कि जल्द ही नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होना है। कब होना है, बस इसी बात की का इंतजार है। लेकिन एक और प्रश्न ये है कि पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना है और नगरीय निकाय के चुनाव ईवीएम मशीन से होना है। क्या तकनीकी पहलू है, आखिर ये डिफ्रेंशिएशन क्यों है, क्यों आखिर आज भी ईवीएम से हर जगह चुनाव नहीं हो रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में मौजूद है संजीव वैद्य जी, जो आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं मंजूर बेग, जो अध्यक्ष हैं सर्वधर्म सभा के। आप सभी का स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आप ही जी। से करना चाहेंगे कि आखिर पंचायत में बैलेट पेपर से क्यों किया जा रहा है, जबकि ईवीएम का जमाना है, तकनीक का जमाना है। पंकज जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। और इस बात को लेके तो कांग्रेस ने एक नया विवाद या डिबेट खड़ा कर दिया है। जबकि ईवीएम लाना, इजाद करना डिजिटल का और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, तो कांग्रेस ने सोचा था कि सिर्फ उन्हीं का आधिपत्य है इस बात को लेकर। तो बहुत प्राउड भी फील करते थे। माननीय राजीव गांधी के नाम से सारी टेक्नोलॉजी का उन्होंने हर बार एक टंका भी पीटा है। अच्छा है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप एक ईवीएम की मशीन जब आप ही ने लेकर आए, आपने उसका बहुत उस समय पुरजोर उसका उसको यूज में लेकर आने की बात कही, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आज आप अपने उस कथ्य से, कर्म से आप पलट रहे हैं? हमने बैलेट पेपर के ठप्पे लगते हुए सुदूर गांव में इस तरह से चुनाव के समय हमने देखे हैं कि जब चुनाव हुआ करते थे तो बैलेट पेपर पे किस तरह से ठप्पे लगाए जाते थे, उस पर कब्जा कर लिया जाता था। और कब्जा करने के बाद और फिर उसके बाद हमने अनेकों ने इस तरह की पिक्चरें भी देखी। हमने बहुत सारी पिक्चरें भी इस विषय को लेकर देखी। तीसरी बहुत बड़ी बात यह है कि हम जब आगे बढ़ना चाह रहे हो, टेक्नोलॉजी को हम यूज करना चाह रहे हो, डिजिटलाइजेशन की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा हो, तब हम पीछे एक रिवर्स गियर लगा दे और कहे कि नहीं जी, हम बैलेट पेपर पे विश्वास करते हैं। एक बैलेट पेपर पे जहां 64 कैंडिडेट्स तक ईवीएम मशीन एक ले लेती है, वहां बैलेट पेपर पे आप कल्पना करिए कि 64 या 65 या 35 भी कैंडिडेट अगर हो, तो कितना पेपर यूज होगा। कहा हम पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो, कहा हम पेपरलेस संसद की तरफ जा रहे हो, हम पेपरलेस कार्रवाइयों की तरफ जा रहे हो, और हम उतना ही पेपर बर्बाद करने में तुले हुए हो। तो ये कहाँ की एक मेच्योरिटी होगी और कहाँ की हम एक बात कहेंगे कि हम एनवायरमेंट पे कितना जोर डालेंगे, तो वो एनवायरमेंट का जो आप सजगता दिखाते थे, वो कहाँ जाएगी? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। 135 करोड़ की जनता जब चुनाव पे जाएगी, तब आप कल्पना करिए कि आप कितना पेपर बर्बाद करेंगे। तो ईवीएम पर शक करना, और तब शक करना जब आप चुनाव जीतते हो, तब आपको शक नहीं होता। जब चुनाव हार जाते हो तो आपकी शक की सुई ईवीएम पर जाती हो। तो ये तो बहुत भेदभाव है। मुझे लगता है कि अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए, अपने काम पे विश्वास करना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये मंजूर बेग छोटी साहब छोटी हमारे बेस। साथ में आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मंजूर बेग साहब से बात कर लेते हैं। मंजूर बेग साहब, जी। क्या दिक्कत है ईवीएम में? पूरे देश भर में, बल्कि पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। कहीं आपको लगता है कि कोई शक की गुंजाइश है? देखो, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और पिछले जब से इसको लागू किया गया, सभी पार्टी अलग अलग तरह से मांग करेगी कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब चुनाव हो चुके हैं, एक जगह सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तो ईवीएम पे शक नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं शक करने से फिर इस हिसाब से होता है, जो जीतता उस पर शक करना चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं बड़ा इसमें भ्रष्टाचार कर अपने हिसाब से वोट चल रहा है। जो अभी हमारे मैडम ने कहा, तो पेपर भी बहुत ज्यादा लगेगा। पूरे देश में चुनाव होते हैं, लाखों उसमें प्रत्याशी होते हैं। तो ईवीएम से जब चुनाव चल रहा है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए जो परंपरा लागू हुई है और जो आज का सोच है, युवाओं की सोच है, ये सब उस पर गए ईवीएम पे। तो सबकी सोच जा रही है ईवीएम पे, तो अब पुराना वापस से लागू करेंगे, वापस से उस पर करोड़ों रुपए का बजट निकालेंगे। खर्चा होगा तो किसका होगा? आम जनता का खर्चा होगा। ये सरकारों का खर्चा नहीं होता है, आम जनता का बजट। वापस से नया नियम लाएंगे तो वापस से खर्चा होगा। तो मेरा है कि नियम जो चल रहा है ईवीएम का बहुत हो रहा है, तो छोड़ना चाहिए। और सभी पार्टी कहीं ना कहीं जीतती है। जो हारता है वो बोलता है ईवीएम में इस प्रकार का मैंने देखा, चुनाव देखे मैंने भी और कई चुनाव में काम भी किया। कभी ईवीएम में किसी प्रकार की
कोई धांधली होती तो एक दल कोई भी जीतता जो धांधली करता। अब अभी देखा आपने पंजाब का रिजल्ट, आप पार्टी जीती कि नहीं? भाजपा जीतती है, जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ भाजपा। तो मेरा ही कहना है किसी भी तरह के प्रश्न से खारिज, किसी भी तरह की शंका को खारिज कर रहे हैं आप। ईवीएम में कोई समस्या है ही नहीं, बिल्कुल सही है। ईवीएम में समस्या होती है तो कोई भी जो जिसका ईवीएम का कब्जा होता तो दूसरा दल वहां जीतता नहीं। आज अपन जो रिजल्ट देखते हैं, अच्छा व्यक्ति, बड़े से बड़े व्यक्ति चुनाव हारते हैं, तो वहाँ ईवीएम छोटा व्यक्ति कभी भी उसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ये जो आरोप लगते हैं ये अपने अपने सोच है, विचार है। और चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है और जनता का जो मत है, एक बार पूरे देश का मत जान ले। आम जनता, मैं कोई पार्टी में हूं तो मैं बात करूंगा, मैं हार गया चुनाव तो मैं ये बोलूंगा ईवीएम गलत थी, ईवीएम पे उनका कब्जा था। ये सब गलत बातें हैं। ईवीएम गलत होती तो पंजाब चुनाव भाजपा नहीं हारती। जो है हर जगह एक ही पक्ष में आते हैं, लेकिन अलग अलग चुनाव अलग अलग परिणाम आ रहे हैं। अच्छी बात करें। आपने आपका जिक्र किया, संजीव वैद्य जी हमारे साथ मौजूद। संजीव जी, दिल्ली में जो है आप पार्टी है और पंजाब में भी इस वक्त आप पार्टी ने अपना परचम लहराया है और ईवीएम के जरिए ही वहां पर चुनाव हुए थे। आपको लगता है कि कहीं कोई शक किया जाना चाहिए ईवीएम को लेकर? अच्छी बात है। दिव्या जी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नगर निकाय के चुनाव ईवीएम में होंगे, पंचायत के चुनाव बैलेट पर होंगे, तो क्या कारण है? क्या चुनाव आयोग का फैसला है या ये पार्टी का अनुरोध था कि बैलेट पर किया जाए? नहीं, ये सारे निर्णय चुनाव आयोग के पास ही होते हैं। ये निर्णय पार्टी का कभी भी नहीं होता है। पार्टी इलेक्शन कमीशन, जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा, कि एक संवैधानिक सारे का सारा तंत्र है। उस तंत्र में जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, जिस तरह से डिसाइड करेगा, पार्टियों को सर्वमान्य उसकी बात को मानना पड़ेगा। एक बात। लेकिन संजीव जी, मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, पंकज जी आपके माध्यम से। जी दीदी जी, अगर आप अभी इतने उससे मान रहे हैं कि ईवीएम बहुत अच्छी चीज है और ईवीएम पे आपको कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है, तो आपको सिर्फ आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि वो दिन आप शायद भूल गए कि जब आप लोगों ने ईवीएम कैसे हैक होती है, इस तरह के बहुत सारे वीडियो जारी करे थे और ये आम आदमी पार्टी नहीं करे थे। और ये अगर ये वीडियो आपने हैक करे, अगर वीडियो आपने रिलीज करे थे, तो क्या आपको डर था? जबकि हम सब जानते हैं कि पंजाब में हम सब आपकी आएगी आप, लेकिन आप इतना आ जाएगी ये आपको भी उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद नहीं थी। जी आप आने वाले, आपकी एक पंजाब की हंग पार्लियामेंट की हम सब ने एक कल्पना करी थी कि हंग पार्लियामेंट हुई। तो क्या हमें ये मानना चाहिए कि ईवीएम वहां हैक हुई या उसमें कहीं? जी दीदी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ ना? मैं आप आदरणीय मेरी है ना? हाँ, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, उस समय ईवीएम इनिशियल स्टेज पर थी, ठीक है ना? और जब भी कोई नई चीज आती है तो मन में शक सुबह उठना स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया। पंजाब में जब ईवीएम आई तो सर नई नहीं थी, अभी की बात है पंजाब चुनाव की। मेरा सिर्फ एक प्रश्न, बहुत मूलभूत प्रश्न है और सभी से प्रश्न हो कि जब हम जीतते हैं तब हम प्रश्न नहीं करते, जब हम हारते हैं हम तब प्रश्न करते हैं। हम लेकिन विलाप पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि यदि हमें शक होता हो कि हम हारने वाले हैं तो हम विलाप पहले से शुरू करते हैं। मेरा ऐसा एक निवेदन है सभी पार्टियों से, आपके माध्यम से, पंकज जी के माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि देखिए, अब मैं फिर वापस उसी बात पर आती हूँ कि बैसाखियों का सहारा ना लें हम। ईवीएम या बैलेट बैसाखी हो सकते हैं, हमारा कर्म, हमारा काम, हमारी बात हितग्राही तक, लाभार्थी तक पहुंची या नहीं पहुंची, वो इम्पोर्टेंट है। ये छोटी चीजें नगण्य है, गौण है और इस बात को इंगित नहीं करती कि आपकी परफॉर्मेंस जनता तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। इसे डिबेट करना अच्छी बात है, हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन क्या उस विषय को लेकर नेशनल, जब हम सेंटर में आ जाएंगे तो हम ये चेंज करेंगे, इस तरह की बातें करना कांग्रेस के लिए मुझे लगता है
कि बहुत अभी इट इज टू अर्ली एंड टू बिग एन अनाउंसमेंट एंड व्हाई, मतलब क्यों, किस लिए? लगता है संजीव जी जो कहना चाह रहे हैं कि जब शुरुआत हुई थी ईवीएम की तब शायद शंका थी और अब नहीं है। संजीव जी। हाँ जी, देखिए शुरुआती फेज था उस समय और हम लोग इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं थे, ठीक है ना, क्योंकि हमारी आदत जो है शुरू से हम बैलेट का यूज करते आए हैं और उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए ही ईवीएम लाया गया था। तो अब शुरुआती स्टेज में कोई भी चीज आती है तो पहले संदेह की नजरों से देखते हैं, फिर उसको परखते हैं। जब परखने के बाद वो खरी उतरती है तब हम उसके ऊपर फिर भरोसा करने लगते हैं। तो आज हम उस पर भरोसा करने की स्थिति में आ चुके हैं। और बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि जीत चुके तो भरोसा बन गया है आपका। जी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, परखने के बाद पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही बात है ना। तो फिर आपने वीडियो क्यों जारी कर रहे थे कि ईवीएम ऐसे हैक होती है? देखिए ऐसे हैक होती है जी, इलेक्शन के पहले की स्टेज थी उस अच्छा, समय। मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं पंकज जी, सॉरी मैं इंटरवीन कर रही हूँ, एक्चुअली सॉरी, मैं फिर एक बार याद दिला दूं। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब ईवीएम सारी लॉक करके रख दी गई थी, तब आम आदमी पार्टी का किसान आंदोलन के नेताओं से आग्रह था कि आपके पास लठ है, आप जाके इन ईवीएम मशीन की रक्षा करिए। सर, इस तरह के स्टेटमेंट देना, इस तरह की बातों को रिलीज करना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्या ये एक बहुत संकीर्ण सोच के बारे में नहीं द्योतक है? मैं बस इतना एक प्रश्न करना चाह रही हूँ। देखिए, ईवीएम जो है हमारे देश के साइंटिस्ट ने ही बनाई है और हमारे देश के साइंटिस्ट ने ही उसको इजाद भी करा है और उसको रिफॉर्म भी करा है। ना सिर्फ बनाई बल्कि उसको रिफॉर्म भी करा है, अपने देश के हिसाब से उसके उनमें बहुत सारे चेंजेस करे जो पहले नहीं था। नोटा पहले नहीं था, वो नोटा भी इंट्रोड्यूस करा गया, बहुत बाद में आया है, तो नोटा भी इंट्रोड्यूस करा गया है। तो इस तरह के जो चेंजेस हुए हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है ये सारी। तो हम अगर अपने साइंटिस्ट पर शक करके, अपने ऊपर शक करके अगर हम चुनाव के बीच में जाएंगे, तो ये छोटी बातें हैं जिन बातों का लेके प्रचार प्रसार करके हम अपनी संकीर्ण मानसिकता की द्योतक हो जाते हैं, उसको दिखाते हैं। लार्जर इंटरेस्ट ये है कि आपने काम क्या करा और वो काम जनता तक गया या नहीं गया, एक्सेप्टेबिलिटी आपकी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, क्योंकि उससे ये लगता है कि आप भयभीत हैं, आप डरे हुए हैं। और डर, अगर किसी ने काम करा तो उसको डर किस बात का है? मेरा सिर्फ ये कहना है। जी धन्यवाद। दिव्या जी, मेरा प्रश्न वही है अभी कि जो पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही जा रही है मध्य प्रदेश में, तो क्या कारण है? क्या ईवीएम मशीन की कमी है या कोई और कारण है? पंकज जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं मतलब अगर पूरी सावगोई के साथ कहूँ तो मुझे भी एक्चुअली इसका आंसर नहीं आता होगा। मैं भी इसको पता करके आपको बताना चाहूंगी, तो मैं इस पर वापस, जब तक मेरे पास पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं तब तक नहीं आऊंगी। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट अंटिल अनलेस आई नो कि एक्चुअल आंसर क्या है। बिल्कुल सही। मंजूर बेग साहब, आप सहमत हैं इस बात से कि हालांकि आप बता चुके हैं कि ईवीएम पर जो है विश्वास किया जाना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि समय के साथ में बैलेट पेपर से सालों तक चुनाव लड़ते रहे, लेकिन जब बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें आई और गलत ढंग से वोटिंग की जो खबरें आई, उसके बाद में ईवीएम का आविष्कार हुआ, आपको लगता है कि ईवीएम मशीन जो है अब पूर्ण सत्य है और ये सालों तक अब चलने वाला है ये तरीका? मंजूर बेग साहब, आवाज आ रही है आपको? शायद मंजूर बेग साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी, यही प्रश्न आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपको लगता है कि ईवीएम जो है एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के रूप में सामने आ गया है? अब नहीं लगता कि ईवीएम पर किसी तरह की अविश्वास की आवश्यकता है और अब ये लंबे समय तक जो है ईवीएम का उपयोग किया जाएगा जब तक इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आ जाता? जी बिल्कुल, आज तो आवश्यकता बन चुकी है और अब हम वापस बैलेट बॉक्स पर नहीं आ सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, नुकसान भी हैं। और एक बार ईवीएम जब परंपरा हमारे देश में कोई संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो उसको वापस लेना मतलब वापस पुराने आदिम युग में पहुंच जाना है। तो मेरे ख्याल से अब ईवीएम अब एक स्थापित हो चुकी है और समय के साथ साथ इसमें और भी कई नई टेक्नोलॉजी जुड़ेंगी और भी नए परिवर्तन आएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका में कई स्टेट्स में मोबाइल पर भी वोटिंग होती है। तो ईवीएम की अगली स्टेज हमें देखने को मिलेगी। हम रिवर्स गियर ना डालें और सतत आगे बढ़ते जाएं और अपने लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें। भविष्य में ये भी संभव है कि हम घर बैठकर ही अपना वोटिंग कर पाए? जी नहीं, दिव्या जी। पंकज जी, एक और बात जो बहुत
ध्यान देने योग्य है वो ये कि बैलेट पेपर की काउंटिंग आप और हम जानते हैं कि कितनी कितनी मुश्किल काउंटिंग हुआ करती थी और कितना समय बर्बाद होता था हमारा। दूसरा ये कि ईवीएम मशीन जो है, मैं वापस इस पर आती हूँ, आपके रिजल्ट और हम जब रिजल्ट काउंट करने लगते तो कितनी तीव्र गति से हमारे पास रिजल्ट आना शुरू होते हैं। 8:30 बजे जब ईवीएम खुलती है से लेकर 12:30 बजे तक तो पिक्चर टोटली क्लियर हो चुकी होती है। जहां हम लोग चुनाव भी याद है हमें, जब हम जर्नलिस्ट के बतौर कवर किया करते थे, शाम को 6, 7, 8 बजे तक भी हम इंतजार करना होता था। रात के 11, 11:30 बजे तक आप लोग रहते थे वहां पर और फिर उसकी गिनती होती थी और फिर कभी दोबारा गिनती करनी पड़ जाए तो बुखार आ जाता था। किसी ने अगर कह दिया कि दोबारा गिनती करनी क्योंकि मुझे शक है आप पर, तो बुखार आ जाता था उन अधिकारियों को जो बेचारे बैठ के पूरे दिन भर लेके गिनती कर रहे होते थे। तो ये समय भी हमने देखा है, वो समय भी हमने देखा है। तो वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हम कितने आगे अब बढ़ चुके हैं, ये इस बात को लेके करना चाहिए एक। और दूसरा ये कि जब हम पेपर बैलेट काउंटिंग की तरफ जाते हैं, कितने उसके अनावश्यक कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं। तो हम 12, 12:30 तक रिजल्ट लेके ढोल बजाना, जिसको बजाना है वो ढोल बजाएगा, जिसको करना करेगा। उसी दिन रिजल्ट हो गया, उसी दिन मिठाई बढ़ गई, उसी दिन जिसका ढोल डबाकर जिसको घर जाना हो गया। वरना वो पूरा दिन, अगले दिन पेपर की हेडलाइन नहीं बनती थी क्योंकि रात के 11 बज जाते थे और न्यूज छपती थी। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे हमने उन बैलेट पेपर की काउंटिंग को लेकर। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इज फॉर ऑलवेज फॉर गुड, उसका हमको सहारा बिल्कुल लेना चाहिए। और जैसा संजीव जी ने कहा कि शायद अगला भविष्य हम मोबाइल पे देखा करेंगे अपने चुनाव को, तो वो भी एक दिन आने वाला है, वो भी दिन दूर नहीं, क्योंकि आधार लिंक हो गया, आपका वोटर आईडी लिंक हो गया, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसकी सुविधा होगी। और आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, एक सेंटर चलाने का खर्चा, और ईवीएम जो बैटरी ऑपरेटेड है, एक और अच्छी बात ये कि बैटरी ऑपरेटेड है, तो जिन सेंटर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहां पे भी ईवीएम चलती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है ईवीएम के। उसको नगण्य और गौण करते हुए अगर कांग्रेस ने बात कही है तो मुझे थोड़ा सा उस बात पर लेके शक और शुबा हो रहा है कि क्यों इस तरह की रिवर्स गेयर में डाल रहे हैं देश को। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो शायद फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, चुनाव को लेकर। आपको लगता है कि क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस वक्त भाजपा? क्या ये एक्सपेक्ट कर रही है कि चुनाव का समय और मिल जाएगा, या पूरी तरह से तैयार है कि कोर्ट जो भी कहेगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं? पंकज जी, वैसे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहा ही जाता है कि परमानेंटली चुनाव मोड में रहती है। तो हमारे कार्यकर्ता तो वैसे भी कमर कस के सारे टाइम तैयार ही रहते हैं। हमारे इतनी बैठकों का दौर, इतने कार्यक्रमों का दौर, लगातार एक के बाद एक के बाद एक, तो हम लोग परमानेंटली तैयारी में ही चलते हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पर जो मॉडरेशन का एक याचिका लगाई हुई है, वो याचिका इसलिए लगाई गई थी कि थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको क्लैरिटी मिल जाए, और जिस आरक्षण के साथ हम जाना चाहते थे उस आरक्षण को एक ठप्पा लग जाए, एक वैधानिक ठप्पा लग जाए, उसके साथ हम जाना चाहते थे। तो उसके लिए मॉडरेशन की याचिका लगाई। याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है उसका। नहीं भी एक्सेप्ट होती तो भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों में पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, कंप्लीटली। और जिसे कहना चाहिए ना कि बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग, वो हो चुका है। और अब हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार और तत्पर हैं, और बैठकों के निष्कर्ष बहुत जल्दी सामने आने वाले। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब सरकार ने भी कह दिया है कि चुनाव की मोड पर है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है ये तो कुछ समय का समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होंगे, नगरीय निकाय में चुनाव होंगे और पंचायत में भी चुनाव होंगे। बहरहाल आप सबने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।